संपादक सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। अमूमन होता यह है कि जब कोई पार्टी या कोई गठबंधन जीतती है और उसकी सरकार बनती है तो जीत की मुद्रा में शाबाशी दी जाती है। जो नायक होते हैं उनके नेतृत्व की वाहवाही हो रही होती है, पीठ थपथपाया जा रहा होता है। मगर इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बन तो गई, लेकिन बीजेपी और उसके नेता लगातार टारगेट पर है। सवाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अपने दम पर 272 सीट तक नहीं पहुंच सकी। इस तरह के सवाल अब तब अहम और हो जाते हैं जब ये आरएसएस या ये कहिए कि संघ के तरफ से आए। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 9 तारीख को प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और अगले दिन संघ प्रमुख का बयान आता है। बयान में मणिपुर को लेकर सवाल उठा दिया जाता है, फिर अहंकार की बात होती है, फिर एक सेवक का धर्म समझाया जाता है। इस बयान पर शोर थमा भी नहीं था कि संघ के मुखपत्र कह लीजिए, ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता है और उसमें कहा जाता है कि अति आत्मविश्वास के चक्कर में पार्टी का करारा नुकसान हो गया। किस तरह उसने महाराष्ट्र में गलत गठबंधन किया, इसकी भी चर्चा होती है। और इससे पहले कि बीजेपी अपने इन सवालों से निपट पाती, संघ के एक और बड़े नेता इंद्रेश जी वो कहते हैं कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए। जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकते। बाद में उन्होंने इस पर सफाई दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुनिया को जो समझना था दुनिया समझ चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है या ठीक नहीं है? क्या बीजेपी संघ के मर्यादा के तौर जो उनका है, जो काम करने का तरीका, उससे थोड़ा हट के या लीग से अलग हो के काम करने की सोचने लगे या करने की कोशिश कर रही है? क्या संघ बीजेपी की तरफ से वो तवज्जो नहीं जो उनको मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल रहा है? क्या इस चुनाव में वाकई संघ ने उदासीन रवैया अपनाया जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा है? क्या ऐसा तो नहीं कि जेपी नड्डा ने बीच चुनाव में जो बात कही थी उससे संघ के लोग इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली और जिसका नतीजा हम सबके सामने में है? या फिर ये भी हो सकता है कि इस तरह की बातें अभी चुनाव के ठीक बाद इसलिए कहा जा रहा है ताकि संगठन की कमियों को दूर किया जा सके और आने वाले दिनों में जो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी को और नुकसान नहीं हो, इससे बचाने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि संघ बीजेपी के लिए गार्जियन के तौर पर काम करता है और उसी हिसाब से वो जब जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके संघ के लोग बीजेपी को याद दिलाने से चूकते नहीं कि मर्यादा और दायित्व क्या है। लेकिन फिर भी जब ये सवाल अभी आ रहा है, जब इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं तो इस पर चर्चा होनी लाजमी है। और उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास पैनल, खास हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रामकृपाल जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, प्रेम कुमार जी हैं, उनके साथ राकेश जी को देख सकते हैं और हमारे उमेश जी हमारे साथ में चतुर्वेदी जी। मैं पहला सवाल राकेश जी से करना चाहूँगा और राकेश जी सवाल सीधा है कि संघ की अपनी एक मर्यादा है, संघ के काम करने का तरीका है, उनकी एक मतलब कह लीजिए कि तौर तरीका है कि किस तरह से बीजेपी के साथ उनका एडजस्टमेंट होकर चला जाए। पिछले 10 सालों में, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों में और ख़ास तौर पे जो दूसरा रेजिम 19 से 24 वाला है, क्या इसमें लगता है कि संघ की जो पद्धति है काम करने की वो कहीं पीछे छूट रही है और बीजेपी उससे आगे निकल रही, जिसके टकराव के तौर पर ये बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष 2025 में पूरे हो जाएंगे उसकी स्थापना के, और राजनीतिक तौर पर आज़ादी के बाद संघ ने जनसंघ के रूप में एक दीपक जलाया था। मतलब उसके कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रमुख रोल था, क्योंकि संघ में एक बहस चल रही थी विशेष रूप से गांधी हत्याकांड के बाद, जब आरएसएस पर एक तरफा बैन लगा। बाद में भारत सरकार के द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने ही उस बैन को हटाया भी। संघ उस आरोप से पूर्णतः निर्दोष बाहर निकला। किसी भी प्रकार की कोई भी आरोप संघ के ऊपर सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन संघ के ऊपर जो अत्याचार हुए वो एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत हुए थे, महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में। आज जो कांग्रेस है, तो उस समय की जो कांग्रेस थी उसके समर्थित लोगों ने जैसा 1984 में किया था वैसा ही संघ के लोगों के साथ
गांधी हत्याकांड के बाद हुआ था वो तो इतिहास में ऐसा दस्तावेज है जिसकी चर्चा नहीं होती है। और उसके बाद संघ के स्वयंसेवकों में एक उद्वेलन आया कि इस राजनीति की काट क्या है, ये राजनीति हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। उस समय संघ के जो मुखिया थे, आरएसएस के चीफ थे और वो जेल में भी रहे, उनका नाम था श्री गुरुजी गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे, वहाँ प्रोफेसर भी रहे थे और बाद में महामना मालवीय जी के कारण उनका संबंध बहुत अच्छा डॉक्टर हेडगेवार से आया था। तो उन्होंने ही अपने स्वयंसेवकों से कहा कि हम हमेशा गैर राजनीतिक रहे हैं, गैर राजनीतिक ही रहेंगे, हम कभी राजनीति में प्रत्यक्ष प्रवेश नहीं करेंगे। एक शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया था, मैं जो यहाँ नहीं करूँगा। बार बार संघ के पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन जी करते थे तो विवाद खड़ा हो जाता था, राजनीति के बारे में संघ का ख्याल क्या है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा आपको राजनीति में राजनीतिक तौर पर जवाब देना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद फिर मैं बीच में मुखर्जी रोकूंगा। आपने कहा कि प्रत्यक्ष तौर पे नहीं करेगा, लेकिन इंद्रेश कुमार का जो बयान है वो तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष, इससे डायरेक्ट और क्या हो सकता मैं है? वही कह रहा हूं कि उन्होंने जनसंघ की स्थापना की पृष्ठभूमि बनाई, जनसंघ बना जो बाद में बीजेपी में कन्वर्ट हो गया। अब राजनीतिक तौर पर एक दीपक जो है, एक ज्योति संघ के दीपक के भीतर से जली थी। अब पॉलिटिकल लहरें चलती हैं, वो ज्योति इधर उधर होगी। वो क्यों ज्योति इधर उधर चंचल हो जाती है? वो ज्योति इसलिए चंचल हो जाती है क्योंकि राजनीतिक हवाओं के अनुसार उसको व्यवहार करना पड़ता है। भाजपा की अपनी मजबूरी है, संघ का दीपक है, वो भी मालूम है कि ये जो ज्योति है जरा इधर उधर जाएगी तो बुझ जाएगी हमेशा के लिए, इसको बुझने नहीं देना है। तो संघ का सकारात्मक अप्रोच है कि भाजपा के भीतर एक आत्म परिष्कार होता चले। इसलिए संघ के नेता, आप देखिए इसमें लोग कह रहे कड़वाहट है, कोई कड़वाहट नहीं है, भ्रम मत पालिए। संघ और बीजेपी और उसके स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मोदी और भागवत या इंद्रेश जी, ये आप अलग अलग मत समझिए, ये सब लोग एक ही विचार को लेकर विविध तरीकों से काम कर रहे हैं। और संघ केवल समय समय पर सावधान करता है कि आप यहाँ जरा अपने को ठीक कर लीजिए। कोर्स करेक्शन की बात है और कोर्स करेक्शन के लिए संघ किसी भी सीमा तक जाता है। जब तक आप सुधार नहीं करेंगे तब तक संघ आपको टोकता रहेगा। इसका आपके बहुमत से कोई संबंध नहीं है। बहुमत आ गया होता तो मैं समझता हूं संघ और ज्यादा ताकत होकर आपसे बोलता, लेकिन अब बहुमत नहीं आया है तो इस प्रकार का अर्थ निकाला जा रहा है कि संघ बहुमत न आने के कारण बोल रहा है। अरे बहुमत नहीं आया है तो उसमें नुकसान किसका है? भाजपा की जो मोदी सरकार है वो किसके एजेंडे को आगे बढ़ाती है? किसके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मोदी जो है पिछले 20 वर्ष से काम कर रहे हैं? उनको उनका निजी सपना नहीं है, वह सपना संघ का, संघ के विचारकों का और पूरे देश का एज ए होल और डेमोक्रेसी का सपना है, जिसको पूरा करने के लिए दिन रात सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर ये एक बात कह रहे हैं, ये कह रहे कि चाहे मोदी हो, चाहे वो संघ प्रमुख हो, चाहे इंद्रेश कुमार हो, सब के सब एक ही हैं। इसमें किसी तरह का किसी को कन्फ्यूजन पालने की ज़रूरत नहीं है और उसी के हिसाब से काम हो रहा है। इस पर मत जाइए। अगर बहुमत आया होता तो शायद और स्ट्रॉन्ग मैसेज देते। अब ये बताइए, अगर ये सारे लोग एक है तो फिर अहंकार की जो बात उसमें आ रही है वो अहंकारी किसकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है? नंबर 1। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए सब एक हैं तो जो चुनाव में जिस बात को लेकर आरोप लग रहा है या जिस बात की चर्चा हो रही है कि पूरे चुनाव में संघ उदासीन था, क्या ऐसा नहीं था? जी आपसे था राम कुमार। देखिए, जो भी बातें आई हैं, चाहे वो मोहन भागवत ने कहा है, चाहे वो इंद्रेश जी ने कहा है, निश्चित तौर पर उसे वर्तमान राजनीति से जोड़ा जाएगा। ये प्रासंगिक है और मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कहा है तो बहुत सही कहा है। देखिए, जैसा अभी हमारे मित्र ने, राकेश जी ने भी कहा कि संघ मैं उस ज़माने से जानता हूँ और ये कोई नई बात नहीं है, आज पहली बार। आप याद कीजिए, जब दोहरी सदस्यता के सवाल पर 80 में जनता पार्टी ख़त्म हो गई थी तो उस समय की जनसंघ, यानी उसने एक बात बिल्कुल साफ कह दिया था कि हम किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसकी सदस्यता नहीं छोड़ेंगे, सत्ता छोड़ देंगे। यानी दोहरी सदस्यता का मामला उसी समय समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए में संघ है और बिना संघ के हम नहीं रह सकते हैं, हम सत्ता छोड़ देंगे, ये किया था। तो ये भ्रम पालना कि दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं है, दोनों एक हैं। हाँ, रोल अलग अलग है। और जब भी जैसा वही बात होती है कि घर का जो मुखिया होता है
उसको मैं हमेशा एक कहता हूँ कि अगर उसका बेटा पड़ोसी से झगड़ा करके आया और गलती भले पड़ोसी की रही हो, लेकिन वो सबसे पहले अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। ये हमेशा इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बीजेपी को ख़त्म करके सत्ता पाना चाहती है। आरएसएस के दिल में यही है कि वो उसकी जो पॉलिटिकल विंग है वो किसी न किसी रूप से सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में अगर उसको कहीं से भी लगता है कुछ गलत हो रहा है जो आगे चल करके पार्टी को कमज़ोर कर सकता है, तो उस पर वो हिदायत देते हैं। इसको एक सही संदर्भ में समझना चाहिए। और मैं कहूँ, ये जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, पेरेंटल जैसे घर परिवार में होता है, और जो पॉलिटिकल विंग होती है, दोनों के कार्य में बड़ा फ़र्क होता है। एक कभी कभी एग्रेसिव अप्रोच अपनाती है, दूसरा चाहता है पैसिव रहे। तो ये संघर्ष नया नहीं है। आप याद कीजिए, दोहरी सदस्यता के बाद जब बीजेपी में एक बार आया था, विजय राजे सिंधिया जी थी और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों में एक वो हुआ था। और गांधीवादी समाजवाद की तरफ खुद अटल जी ने कहा था भाई हमें गांधीवादी समाजवाद की राह पकड़नी चाहिए। वो कुछ दिनों तक चला, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही हुआ, जो पुरानी विचारधारा थी वहाँ आया। तो ये टकराहट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे आज भी याद है जब जनसंघ बना, उसका एक नारा था, घरों घरों दीवारों दीवारों पर मैं उस नारे को पढ़ता था, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। अब आप सोचिए, ये हर हाथ को काम हर खेत को पानी, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज की तारीख में भी उतना ही वो है। तो एक जनसंघ जो आज बीजेपी के रूप में, उसकी एक विचारधारा रही है। कभी कभी जब मुखिया को लग जाता है, तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबसे बढ़िया बात जो कही थी, ये इसके पहले जब ऑर्गेनाइजर में पहला लेख छपा था कर्नाटक चुनाव के बाद, कि मोदी के चेहरे पर हमेशा राजनीति नहीं कर सकती है बीजेपी। ये बात बहुत सही थी, और ये मोदी भी कहते थे, बल्कि मोदी ने एंडोर्स किया इस चीज़ को। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एज ए कारपोरेट में मैंने बहुत लंबी सेवा की है, और मुझे एक ही चीज़ समझाई जाती थी कि लीडरशिप की स्ट्रेंथ कंपनी की या टीम की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, और अगर लीडर की स्ट्रेंथ पर अगर कंपनी चल रही है तो समझिए कंपनी के दिन गिने चुने हैं, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए होता क्या है कि लीडर की स्ट्रेंथ को डिसेंट्रलाइज करके हर कार्यकर्ता एक लीडर बनने की तरफ आज आगे जाए। तो कभी भी आप देखिए, जहाँ लीडरशिप, जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, व्यक्ति मॉर्टल है, संगठन इमॉर्टल है, वो 150 साल चलेगा। तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं बीजेपी में एक चीज़ हो रही थी जिसको मोदी खुद नहीं चाहते थे, लेकिन ये कमज़ोरी थी कि मोदी है तो मुमकिन है, और धीरे 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 पार्टी, जो पार्टी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो व्यक्ति की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रही थी। एक डेंजरस फिनोमेनन था, उसकी तरफ देर से सही, ये कुछ तो तथ्यात्मक, कुछ तो जो ऑब्जेक्टिव झटके लगे हैं, कुछ अगर कोई कह रहा है तो उसको हमेशा एक राइट पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। आरएसएस उस तरह का एक गॉडफादर है जो कभी भी अगर आप विचलित होंगे तो आपको राह दिखाएगा। वो डे बाय डे की पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं कि कौन एमपी बनेगा, आप कौन जो बात फलाना रमकेबाजी बनेगा। करें, अभी आपने कहा कि कर्नाटक नतीजों के बाद भी इस तरह से कहा गया कि मोदी पर ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, तो पहले भी कहा गया, मतलब पहली एक तरह से कह लीजिए कि पहला अलर्ट उस टाइम पर दिया गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी कोई अलग अलग तो है नहीं कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, संवाद नहीं कर सकते, होता ही होगा उनमें आपस में। तो फिर चुनाव के बाद बाहर में आके ढोल पीटने की क्या जरूरत है? ये तो अंदर अंदर ही कर लेते हैं ना कि भाई गड़बड़ चल रहा है, इसको आप ठीक कर लीजिए। मैं उसको बताऊं, उसका एक तरीका ये होता है कि देखिए, एक मैसेज जो होती है ना, अंदर खाने तो बहुत कुछ करते रहिए। एक होता है कि आप उस राष्ट्र को, वहाँ के लोगों को एक स्टैंड अपना बताते हैं, ताकि जो पार्टी में हैं, जो पार्टी में आएंगे, कल को कौन पार्टी में रहेगा नहीं रहेगा, एक उस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कि देखो बहुत हो चुका, हम, मैं की जगह जो है हम, वी, ये मैं की राजनीति, चाहे वो किसी भी संस्थान में हो, कहीं भी हो, वो डेंजरस हो जाती है। चाहे वो व्यक्ति खुद बना रहा हो या उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको कि इनमें ताकत है, ऐसा कोई नहीं है। तो बेसिक बात यही है कि आप, जैसे संघ है,
अब संघ वहाँ सरसंघ चालक कोई भी होता है, ये नहीं होता है कि उसके नाते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो एक उसका हर कार्यकर्ता में एक कुवत होती है कि वो कल को उस पद पर पहुंच सके। बीजेपी में भी यही था, एक अच्छी बात थी। लेकिन वो जा करके जैसे कहा जाता है, मैं बताऊं आपको कम्युनिस्टों के बारे में क्यों हुआ, क्योंकि श्रमिक अधिनायकत्व जो था, प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, वो सिमटते सिमटते पार्टी अधिनायकत्व हो गया, और पार्टी अधिनायकत्व सिमटते सिमटते व्यक्ति अधिनायकत्व हो गया। इसीलिए वो कम्युनिस्ट फिलॉसफी खत्म हो गई। क्योंकि आप देखिए वो सब जगह पे जहां व्यक्ति बना उसका अधिनायकत्व चालू हो गया, न कि श्रमिक अधिनायकत्व रहा। तो ये जो बातें कही जाती थी एग्जैक्टली बीजेपी के बारे में भी यही है कि अगर आप लोग उस तरह जाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए वो शक्ति का, और जो लीडर है उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल पर्दे के पीछे चला जाऊं और मुझ जैसा एक जो मेरी टीम है वो ऐसा हो जाए कि उसमें हर लीडर मेरी जगह काम करने वाला हो। तो जो संघ का है वो बिल्कुल एक सही तरीका रहा है। और निश्चित रूप से देखिए, मैं किसी का समर्थक हूँ, विरोधी हूँ, इस बीमारी से बीजेपी जूझने लगी थी, और कहीं ना कहीं ये अहंकार झलक रहा था कि ये जो है अविजित है और उस तरह की है, ये कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा एक बात करके ख़त्म करूँगा, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से मैं एक बात कहता रहा हूँ और अपनी टीम को समझाता हूँ कि सफलता या उपलब्धि हमेशा अहंकार के पैकेट में आती है। आप तुरंत उस पैकेट को फेंक दीजिए डस्टबिन में, लेकिन बहुत सारे लोग उस पैकेट को ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं क्योंकि उनको लगता है ओरिजिनल माल से ज़्यादा अच्छा तो ये पैकेट लग रहा है। तो ये जो चीज़ होती है ना, हमेशा कोई भी उपलब्धि जो है वो अहंकार के पैकेट में आती है, ध्यान रखना चाहिए। और अगर वो ये डेंजर, ये बीमारी कहीं से एक ऐसी पार्टी को जो 10 साल से रूल कर रही है फिर आगे जा रही है, उसको समय से समझाना बहुत ज़रूरी है। और सार्वजनिक रूप से, जब एक होता है ना प्रताड़ना, एक होता है घर में कान उमेट दिया, एक होता है जिसने गलती की उसके सामने कान उमेटा, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तब आप इतनी चर्चा ना करते। हो सकता है इस तरह की चर्चा का भी एक सकारात्मक पक्ष होता है। जी, मेरे साथ अकुश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। लेकिन उनके पास आने से पहले मैं प्रेम कुमार जी की तरफ जाना चाहूँगा। प्रेम जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, मतलब सब कुछ सामान्य घर परिवार की बात है। ऐसे गार्जियन थोड़ी बहुत जो कमी रहती है उसको लेकर डांट देते कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। किसी तरह का मतभेद या कह लीजिए कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए मिहिर जी, एक बात तो डिस्कशन में अभी तक जो आई कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है और अलग करके देखा नहीं जा सकता। तो इस बात को अगर हम मान के चलते, आरएसएस और बीजेपी में फर्क तो बता रहे, ये कहाँ कहने के दोनों एक ही है। नहीं एक बेटा है, एक सबने कहा कि कोई फर्क नहीं है। अब बोलिए नहीं, एक पिता है, एक बेटा है। प्रेम जी को मतलब हाँ, ठीक है। तो चलिए इसको सुधार के बोले तो आइडियोलॉजिकल कोई फर्क नहीं है, ऐसे बोल दे हैं। एक तो अपने आप को गैर राजनीतिक बोलता है, दूसरा है कि राजनीतिक फ्रंट है, ऐसे बोल लीजिए। तो लेकिन बात यह है कि इस चुनाव परिणाम के बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि सार्वजनिक रूप से बोलना पड़े। भाई अंदर खाने, आपने भी मिहिर जी कहा कि अंदर खाने भी तो बात हो सकती थी। तो इसको हम इस रूप में देखते हैं कि जो चुनाव परिणाम है वो बीजेपी की अलोकप्रियता को स्थापित करता है। 303 से 240 आना बीजेपी की अलोकप्रियता है। तो आरएसएस की चिंता है कि जब हमारी छवि एक दूसरे से जोड़कर देखी जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अलोकप्रिय हो जाएं। तो आरएसएस का ये भी मानना है कि जेपी नड्डा भले बोले कि हमको आरएसएस से कोई मतलब नहीं, हमको उनका संरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जेपी नड्डा कौन बीजेपी के बनाने वाले हैं? ऐसे कितने जेपी नड्डा पहले आए और आगे आएंगे। तो बीजेपी किसी जेपी नड्डा या किसी व्यक्ति या किसी नेता की नहीं हो सकती जो तत्काल पदाधिकारी हैं। तो आरएसएस का मानना है कि बीजेपी को हमने खड़ा किया है, उसका पितृत्व हमारे पास है, तो हम इसको डेविएट होने नहीं देंगे, ये भाव है। अब इसको यहाँ भी देखिए कि बैठकें कहाँ हो रही हैं आरएसएस की। भाई बैठक तो बहुत बड़ी सफलता मध्य प्रदेश में, वहाँ तो नहीं हुई। बैठक हो रही, सबसे ज़्यादा डिबैकल जहाँ हुआ वहाँ मंथन वहाँ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो अभी किनके साथ बैठक हो रही है? योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जिनके बारे में एक धारणा बनी है, मैं नहीं जानता, पुष्टि नहीं कर सकता,
कि संगठनात्मक रूप से अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी की दो धाराएं थी। योगी आदित्यनाथ जी की नहीं सुनी गई, उनके कहे के अनुसार उम्मीदवार नहीं दिए गए, उम्मीदवार में बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी उनके लिए और इसलिए हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो समीक्षा होगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करेंगे। तो भाई एक गार्जियन के तौर पे आरएसएस मौजूद है कि इसको पैचअप किया जाए, इसको रास्ता निकाला जाए ताकि बीजेपी का भला हो। तो आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी को पुचकारने के लिए भागवत वहां गए हैं? कम से कम दोष जो है ना, जो नाराज होता है उसी को ना ये किया जाता है। एक मुख्य धारा में है और एक मुख्य धारा से हट ना जाए इसकी चिंता है। एक भरोसा भी देना है कि भाई आपकी मुख्यमंत्री जो है, कुर्सी जो है जिस बारे में बहुत चर्चा हुई, नहीं सुरक्षित रहने वाली है, हम हैं आपके साथ। ये पैचअप करने का आरएसएस का अपना तरीका है कि दोनों समूहों को एक साथ तय करें। लेकिन मुख्य चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता आरएसएस से, क्योंकि जनता अगर आरएसएस से नाराज हो जाए तब तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी, फिर पॉलिटिकल फ्रंट कौन संभालेगा और आरएसएस। इसलिए आरएसएस जनता की भाषा में बात कर रहा है। देखिए राहुल गांधी की भाषा और मोहन भागवत की भाषा एक हो गई, इसलिए क्योंकि जनता की भाषा जो है सत्ताधारी दल के खिलाफ है। तो आरएसएस को जनता की भाषा बोलनी पड़ रही है ताकि उनकी छवि जनता में कोई उल्टी ना बने जैसी बीजेपी के लिए बनी है। ठीक है, अकुल जी ये कह रहे हैं कि आरएसएस की भाषा और राहुल गांधी की भाषा, दोनों की भाषा एक है, नंबर 1। इस पे आप बताएंगे कि आपकी नज़र में क्या ऐसा है। दूसरी बात एक और चीज़ छेड़ गए कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, कि रस्साकसी और खींचतान का नतीजा ऐसा परसेप्शन है कि उत्तर प्रदेश में हुआ। और उसी में जो पीड़ित पक्ष, जो इनके कहने का जो मतलब है कि पीड़ित पक्ष को पुचकारने के लिए भागवत जी यूपी में गए हैं और योगी जी का पीठ पुचकार रहे हैं वहाँ पे, ऐसा है क्या? देखिए साहब, ऐसा है, व्यक्ति, समाज, कार्यकर्ता, सरकार और फिर कुछ संगठन जो अपना देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ये एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको जो बिल्कुल अलग हैं और जो जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना और पहला मानना ये है कि आरएसएस को चिंता इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कुछ अहित होता है या भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है तो आरएसएस भी कमज़ोर होगी। अब कमज़ोर होने का मतलब इसको कोई मापने का मापदंड नहीं है। आरएसएस अलोकप्रिय है, लोकप्रिय, इसको मापदंड नहीं है इसका, और कभी नहीं रहा है कि कैसे रहेगी, क्योंकि वो सरकार में तो नहीं उतरती है। लेकिन उसको माना जाता है कि उससे जुड़ी हुई जब अनुषांगिक संगठन होते हैं या भारतीय जनता पार्टी होती है, उसकी अलोकप्रियता होती है तो उसको भी संकट लगता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि संघ को बहुत पहले चेताना चाहिए, और ये संघ की भी गलती मैं मानता हूँ कि उसने इतने उभार तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तक लाने दिया। और ये एक नाम से हर कार्यकर्ता मोदी का परिवार कहे, इसका कोई मतलब नहीं था। भाजपा का परिवार होता समझ में आता, लेकिन मैं करके, और जब ये बात समझ में आ गई सिर्फ मोदी 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 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी एक चमत्कारिक आदमी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इसको पहले ही ब्रेक लगाना चाहिए, जो अब लगाया, और इसका नतीजा आपने देखा। संघ प्रमुख का भाषण आया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का परिवार अब आप लोग हटा लीजिए, बहुत कुछ हो गया, बस सब चीज़ें ठीक। वो मैसेज आया था कि मैसेज आया, मोदी जी ने बिल्कुल ये मैसेज आया। इसके अलावा ये बात बचकानी लगती है कि संघ का प्रवास या संघ प्रमुख का प्रवास जो होता है वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे के पहले इस तरीके से नहीं तय होता है। संघ प्रमुख के 2 भाषण होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक विजयदशमी पे होता है और एक ये अभी जो हुआ वो होता है। लेकिन इसमें वो अपनी बात ही, ये 9 तारीख के बाद जो 10 तारीख का भाषण था, ये शेड्यूल्ड भाषण नहीं था, ये समापन में वो बोलते हैं, ये थोड़ा पहले बोलते हैं। समापन में बोलते हैं, लेकिन 1-2 दिन का फर्क होता है ना। उसी वो है तो वही शिविर, वही कार्यकर्ता का शिविर होता है, उसमें आमतौर पे बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। जब पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, गोरखपुर जाएंगे अगर
तो गोरखनाथ पीठ है, वहाँ वो वैसे भी पहले भी जब भी जाते रहे हैं, तो उनका एक तो प्रोग्राम पहले से तय होगा, साल भर पहले कैसे होगा, ये नहीं होगा कि आज तय हो गया या 10 दिन पहले अचानक गोरखपुर तय हुआ, अरे योगी जी नाराज़ हो रहे हैं, योगी जी नाराज़ हो रहे हैं, चलो योगी जी को संभाल ले चलते हैं। ये बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। योगी जी और एक दूसरे के प्रति दोनों का आदर होगा, यूँ ठीक है कि वो एक पंथ के प्रमुख हैं तो वहाँ भागवत जी जाएंगे, चरण स्पर्श भी करेंगे। दूसरी तरफ एक उनका भागवत जी का एक अलग आदर है, तो योगी जी जिस तरीके से उनको आदर सत्कार के साथ लेकर के आएंगे, आज मिलेंगे, मिला होगा, जो वो एक अलग उनकी प्रक्रिया होने वाली है। तीसरा जो सबसे रोचक बात कही है, मुझे ये समझा दिया जाए अपने मित्रों द्वारा कि राहुल गांधी किस मुंह से वायनाड में जाकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको चाहेगी तो आप हिंदी बोलेंगे, नहीं चाहिएगा तो फिर आपको वो करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, आप नहीं चाहिएगा तो आपको डोसा खाने तो मना कर देंगे, आप ये नहीं, अगर वो नहीं चाहती है तो वो, तो अजीबोगरीब संविधान के भाषण और अजीबोगरीब संविधान को खतरे में बताया जा रहा है। जो संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता, उसको एक अपने तरीके से संशोधित किया जाना होता है। उसके पहले 98 दफ़े कांग्रेस सरकार या और सरकारें कर चुकी, इन्होंने 8 दफ़े किया है। और ये कौन सी ऐसी बात है कि जो संविधान बदल दिया जाएगा, और जो इसके बाद के डिस्कोर्स, चुनाव के बाद के डिस्कोर्स, चुनाव के बाद की लाल किताब जिसका कितना पन्ना पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया है, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, दो बातें। जो संविधान बदलने की बात है, ये जनता के बीच में या अपोजिशन की पार्टी की तरफ से पहले नहीं आया। बीजेपी में ही एक से बढ़कर एक जो है अनगाइडेड मिसाइल थे जिन्होंने अपने से बोला, उसको उन लोगों ने उठा लिया एक। और जो आपने संविधान और बदलने की बात की, उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी मंगलसूत्र शब्द कहीं था नहीं। एक खींच के, मतलब जो कुछ भी निहितार्थ था उससे निकाल के लाया गया। मैं चुनाव के बाद की भी बात कर रहा हूँ भाई, मैं चुनाव पे ही, ये नहीं मंगलसूत्र कर देंगे, बांट देंगे, सब फालतू की चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता था। एक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शब्द इस्तेमाल किया था, उसके आप कितने अर्थ निकालने, ये बात दूसरी है। लेकिन अभी भी इस तरीके की बात, आगे की चुनाव की संभावनाओं को लेकर के वो लाल किताब निकाल के बात करना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। और ख़ास तौर से जब उस पार्टी का नेता जिसके कण कण में देश है, प्रेम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ सत्ता का प्रेम और सत्ता की चीज़ें, सत्ता उस एक संविधान बदलने की अवधारणा की बातचीत से आगे बढ़ाने की बात बहुत खतरे वाली लग रही है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी। उमेश जी के पास में अभी तक आया नहीं था। उमेश जी ये बताइए, जो होना था बीजेपी को नुकसान वो हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद एनडीए की सरकार भी बन गई। अब इनके सामने दो चीज़ें जो है इमीडिएटली है। सबसे पहला तो बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने वाला है, नंबर 1। और उसके ठीक बाद अगर हम देखें तो इसी साल झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में लगभग चुनाव हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस को भी ये एहसास होगी, मतलब समझ ही गई, संगठन को इस बात की समझ हो गई है कि इन लोगों ने अपने हिसाब से, जो मैं और अहंकार की बात हो रही है कि मैं जो कर रहा हूं, मोदी का परिवार, वो चला नहीं और उसके चक्कर में रहना नुकसानदेह है। इसीलिए यही राइट टाइम है जब बताना है कि मैं और अहंकार को किनारे हटाओ, संगठन को आगे लाओ। इसीलिए जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, अध्यक्ष चुना जाएगा, तो भी वो अपने हाथ में कंट्रोल, मैं कंट्रोल के इस सेंस में कह रहा हूँ कि परामर्श देके बताना कि यही आपके लिए सही है और आपको करना चाहिए, वो सजेशन देने। और उसके बाद फिर 3 राज्यों के चुनाव में पार्टी को नुकसान नहीं हो, इसीलिए नकेल इसी टाइम पर टाइट कर दी गई है। आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं कुछ चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। यहाँ बैठे हुए सारे लोग जानते हैं, बस याद दिलाना है। और मैं रिपोर्टर के नाते, एक बड़े अखबार में रिपोर्टर था, तो उन दोनों घटनाओं को रिपोर्ट किया हूँ और अपनी स्क्रीन पर चल भी रहा था। रामलीला मैदान में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि यहाँ से कुछ किलोमीटर पर एक अनर्थ मंत्री रहता है। अर्थ मंत्री के लिए अनर्थ मंत्री, महाराष्ट्र में अर्थ मंत्री कहते हैं वित्त मंत्री को, और यशवंत सिन्हा से सीधा हमला था। दूसरी एक घटना मुझे याद आती है, उसमें भी मैं रिपोर्टर की हैसियत से शामिल था इसी दिल्ली के विज्ञान भवन में। जिला अधिकारियों के, देश भर के जिला अधिकारियों के बाल श्रम पर एक कार्यशाला हो रही थी, और उस कार्यशाला का जब समापन हो रहा था तो उसको प्रधानमंत्री के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधित करना था। और उसमें
जितने ये ट्रेड यूनियंस के लीडर्स थे, जिसमें गुरदास दास गुप्ता, एम.के. पंधे जो भारतीय मजदूर संघ, सब लोग थे, और उनके सामने वाजपेयी जी को बोलने तक नहीं दिया गया था। लेकिन वाजपेयी जी ने ये कहा था बाद में कि अगर गुप्ता जी अगर अनुमति हो और पंधे जी तो आप प्रधानमंत्री बोले, वो थोड़ा उस ढंग से लिया था। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो इस बार तो इशारों में बात की है। आप जानते हैं मिहिर जी, यहाँ सारे लोग वरिष्ठ लोग हैं, राजनीति हमेशा इशारों में बात करती है, संकेतों में बात करती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संकेतों में ही भारतीय जनता पार्टी को संदेश देता है, कभी वो सीधे सीधे नहीं देता रहा है। लेकिन एक चीज़ अलग है, आप देखेंगे कि मोहन भागवत जी हस्तक्षेप करते हैं, और फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आप याद कीजिए, तो जब 2011 में नए अध्यक्ष का चुनाव होना था राजनाथ सिंह के बाद, तो एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त मोहन भागवत जी ने, हालांकि उस समय कई स्वयंसेवकों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रहा है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि D4 का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधा हस्तक्षेप था और नहीं होने दिया था उन्होंने। आप याद कीजिए इन सब बातों को। और दूसरी बात ये है कि अभी ज़्यादा दिन की बात छोड़िए, उस घटना में राकेश जी हमारे साथी काम करते थे, हम सुबह की शिफ्ट देख के जब गए थे तो उस कार्यक्रम में शामिल था। उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा था, जहां लाश आडवाणी सामने बैठे हुए हैं, बोले परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। तो संकेतों में वो हमेशा कहते रहे, और मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं हो रही है। और अगर हम दत्तोपंत ठेंगड़ी के ज़माने से आज की तुलना करते हैं तो ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा माइल्ड है, थोड़ा सहज है। और रही बात कि ये झारखंड में या महाराष्ट्र में या अभी जो हरियाणा में चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी चिंता का विषय होना चाहिए। अगर उसने भारतीय जनसंघ का दिया जलाया था, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, तो उसको बनाने में उसने अपने स्वयंसेवक दिए थे, और उस जमाने के सबसे तपे तपाए स्वयंसेवक दिए थे। तो उसको तो अगर ये दिया कमज़ोर पड़ेगा तो उस दिया जलाने के लिए तो वो तो कोशिश करेगा ही। तो मुझे लगता है कि जो मोहन भागवत जी हैं वो कहीं ज़्यादा पहले की तुलना में, हाँ 10 साल में उन्होंने हस्तक्षेप उस तरह से नहीं किया है, तो हस्तक्षेप करते हैं, और यह हस्तक्षेप करने की दृष्टि से ही इन चीज़ों को लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो सपना देखा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से या भारतीय जनता पार्टी का अपना जो सपना है, और उस सपने के हिसाब से अगर ये 3 राज्य चूक जाती है, जैसा कि महाराष्ट्र तो जिस तरह से अभी रिजल्ट आए हैं वहाँ, और उसके बारे में तो खैर वहाँ के कार्यकर्ता ही मान रहे थे कि अगर कुछ लोगों को शामिल नहीं किया गया होता भारतीय जनता पार्टी में तो वहाँ नतीजे कुछ और होते। एनसीपी की बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एनसीपी की बात करते हैं और अशोक चौहान की बात करते हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला को भारतीय जनता पार्टी ने उछाला था, किरीट सोमैया ने उछाला था, तो और उसके वो आरोपी थे, उस समय मुख्यमंत्री थे। तो निश्चित तौर पर इन सब बातों को लेकर के एक तो मंथन चल रहा है, और इस मंथन की वजह से मुझे लगता है कि ये सब तो होना ही था। और एक चीज और भी है मिहिर जी कि जब अगर यही भारतीय जनता पार्टी जीत गई होती 303 न सही, जैसा कि प्रेम जी कह रहे थे, 272 भी लाई होती तो शायद कोई सवाल नहीं उठता। अंदर अंदर सवाल उठते और मन महसूस के लोग रह जाते और सवाल उठाने की कोशिश तो आप कह रहे हैं कि 272 प्लस अगर सीटें आई होती तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, हम चर्चा कर रहे होते, लेकिन हमारी चर्चा का रुख और तरीका दूसरा होता। तो मुझे लगता है कि हमको इस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हम और फिर मैं याद दिलाऊंगा, 2018 में विज्ञान भवन में 3 दिनों का कार्यक्रम हुआ था, जिसको 3 दिन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया था। तीनों दिन मैं पूरा सुनने गया था। उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे 6 महीने के कार्यक्रम पहले से तय हो जाते हैं, और मैं नहीं तय करता, हमारी एक टीम है और उसके जो प्रमुख होते हैं, वो जो सरकारी होते हैं वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गोरखपुर को हम लोग जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक मीडिया के नाते, हम मीडिया वाले होने के नाते ये सब हमें बताना चाहिए, वो तात्कालिक कार्यक्रम नहीं है। इन गर्मी की छुट्टियों में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रथम वर्ष की या द्वितीय वर्ष की ट्रेनिंग होती रहती है, और उन ट्रेनिंग के समापन में कहाँ कौन कैसे जाएगा वो पहले से तय होता है। हाँ, ये संजोग है कि ये संयोग तो देखिए ऐसा है ना, ये संयोग कि सपोज करिए किसी को चोट लग जाए और इत्तेफाक से किसी डॉक्टर का प्लान उसी टाइम पर हो कि डॉक्टर आया है, तो आपसे सुखद संयोग कर लीजिए, लेकिन चर्चा तो उसकी होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि नैरेटिव एक जो गढ़ा जाता है उसी में हम लोग भी बह जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें नहीं बहना चाहिए, नैरेटिव बनाने वाले तो बनाएंगे और वो बनाते रहेंगे। जी चलिए, अब मैं एक बार फिर से राकेश जी की तरफ आऊँगा। राकेश जी, आपने तो संघ और बीजेपी के साथ साथ काम करने के तरीके को बड़े नज़दीक से देखा होगा और देखा है आपने।
2014 के बाद भी लगातार हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक क्या था कि बीजेपी का कोई मंत्री और उधर से संघ के कोई प्रतिनिधि होता था जिनके बीच रेगुलर बैठक होती थी, चाहे मुद्दा श्रमिकों का हो, किसानों का हो। वो एक सिलसिला, एक तरीका था काम करने की पद्धति, जिसकी बात मैंने पहले की थी। क्या वो आज के डेट में होता या 2000 पिछले 4-5 सालों में वो सिलसिला बरकरार रहा या ध्वस्त हो गया वो तरीका काम का? मिहिर जी, मेरा ख्याल है 2012-13 में हम लोग साथ साथ आज तक में आ गए थे और उस समय प्रयाग में माघ मेला जो था जी, और वो बड़ा सारी मीडिया उस माघ मेले में जमा थी, क्योंकि एक तरह से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर बड़ी गहमा गहमी चल रही थी जी। और नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर और सारे माध्यमों से उछल रहा था, लेकिन भाजपा कोई निर्णय नहीं कर रही थी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमको। उस समय विश्व हिंदू परिषद के जो कद्दावर नेता थे श्री अशोक सिंघल, उन्होंने पहली बार श्री नरेंद्र मोदी का नाम कॉइन किया और उसके बाद संघ ने उस पर स्टैंड लिया। अगर संघ स्टैंड न लेता तो आज कहानी कुछ और होती। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आ पाते अगर संघ ने उस समय स्टैंड न लिया होता। दूसरी बात, 2014 से लेकर अभी तक संघ का जो बीजेपी के साथ समन्वय है, दो बातें हैं। एक तो राजनीति है और दूसरी तरफ बीजेपी में संघ के स्वयंसेवक हैं। वस्तुतः संघ का संबंध तो अपने स्वयंसेवक से रहता है, वो कभी नहीं टूटता। और संघ बार बार कहता है ये संघ उस आग की तरह है और स्वयंसेवक को बार बार इस अग्नि के समक्ष आना पड़ेगा, और अग्नि के पास रहने के कारण ही वो जो राख है, वो जो लकड़ी है, वो हमेशा धधकती रहती है। मशाल को अगर धधकना है तो मशाल को अग्नि के संपर्क में रहना होगा। और संघ का स्वयंसेवक जो बीजेपी में है, संघ उसके साथ संवाद रखता है, संबंध रखता है। मशाल की लो थोड़ी सी छोटी नहीं होगी? मैं वही कह रहा हूं कि जो मशाल बुझनी नहीं चाहिए। ये जो बीजेपी की मशाल जल रही है, बीजेपी के भीतर जो स्वयंसेवक प्रभावी भूमिका में काम कर रहे हैं, उनकी मशाल धधकती रहे, वो अपने विचार को आगे प्रस्तुत करते रहे। ये संघ का दायित्व है और संघ इसको कभी नहीं छोड़ता। अगर संघ को इस काम को करने से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति रोकने का प्रयास करेगा तो उस राजनीतिक व्यक्ति को रास्ते से हटना होगा। ये संघ ने बार बार करके दिखाया है अपने इतिहास में। मैं आपको उदाहरण दे दूं, श्री गुरुजी गोलवलकर सरसंघ चालक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय अध्यक्ष बने ही बने थे। एक बयान मुखर्जी ने दे दिया कि हमको जो है हिंदू राष्ट्र की संघ की संकल्पना ये मंजूर नहीं है, हम संघ के साथ आए हैं, इस पर हमारा सवाल है। ये समाचार पत्र से सर जानकारी चली गई गुरुजी के पास और गुरुजी ने मुखर्जी साहब को तलब कर लिया कि आपका विचार है, अगर ये आपका विचार है तो कल से हमारा आपका रास्ता अलग हो जाएगा। और उसके बाद से आप देखिए डॉक्टर मुखर्जी ने बयान वापस लिया, क्षमा मांगी, और उसके बाद से लेकर के हम 2009 में मोहन भागवत को भी उसी रूप में देखते हैं जब उन्होंने कहा कोई दिल्ली का ये जो दिल्ली गैंग या D4 जैसा शब्द है ये अध्यक्ष नहीं बनेगा। हमारे पास 75 नेता हैं, 75 स्वयंसेवक हैं, जिसको चाहेंगे उसको अध्यक्ष बना देंगे। क्यों? हमारी निगाह भारतीय राजनीति पर है। मत भूलिए पानीपत के तीसरे रण में क्या हुआ था, उसके बाद इस देश की क्या गति हुई थी। संघ राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, पर संघ की नजर एक सेकंड राजनीति से दूर नहीं है। उस राजनीति पर संघ की नजर इसलिए है क्योंकि राजनीति बार बार आपस में लड़कर, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा था, ये राजनीति भारत को बार बार पीछे ले जाती है। इस राजनीति को कंट्रोल में रखना है, समन्वित रखना है। इसलिए संघ बार बार बीजेपी को अपने पाले में ला करके ठीक रास्ते पर ले आता है। लेकिन वही बीजेपी कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, हम तो सक्षम हो गए भाई। अरे ऐसा जरूरत नहीं कहने वाले बीजेपी में अतीत का हिस्सा हो गए, वो पन्ने फट गए। बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है जो कह दे कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। तो अभी कहा है, अभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा आप बताइए? उन्होंने कहा है कि हमको जो है एक समय था हम कमजोर थे, हमको हर समय अब हम सक्षम हो गए, अब हम सक्षम हो गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमको संघ की जरूरत नहीं। तो सक्षम हो जाने का मतलब है भाई मैं अपने आप में जो है इस तरह की मेरे पास मैं काबिल हो गया हूँ कि आप मुझे शब्दों पर मत जाइए। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने जरूर कहा है
कि हम जो है पहले कमजोर थे, सारे राज्यों में हमारा संगठन नहीं था, आज हम सब जगह हैं, हम अपने निर्णय खुद कर लेते चलिए हैं। राकेश इसमें जी। ये मतलब नहीं है कि हम भी संघ कमजोर हो गया। अरे संघ तो नहीं, कभी संघ को कमजोर नहीं कहा गया। मैं इतना मतलब सक्षम हो गया हूं कि अब ठीक मुझे है भाई। आपकी जरूरत अरे नहीं बट है। वृक्ष में से एक डाल निकली, वो डाल बट वृक्ष में कन्वर्ट हो गई, तो इससे इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि इस वट वृक्ष से उसका नाता नहीं नहीं है, राकेश इसी जी, वट वृक्ष से सर पैदा हुआ है। इसकी प्रतिध्वनि तो सर एक ये भी हुई, मैं कहता हूं फिर जवाब दीजिएगा, कि घर में एक बुजुर्ग जो है या पिताजी घर के बैठे हुए हैं और बेटा जवान हो गया, इतनी शक्तिशाली हो गया, जो दिन पिताजी से कहा कि बाबूजी ठीक है आप घर किनारे बैठो, अब तो मैं हो गया हूँ, दिखाऊंगा, घर चलाऊंगा। यहाँ इतना बुजुर्ग नहीं होगा कभी भी पिता। देखिए, यहाँ का पिता जो है इतना बुजुर्ग नहीं होगा। एक चीज हम लोग आज से नहीं, जब से ये हॉब्स लॉक रूसो से लेकर के जब से मतलब आप कहिए कि राजनीति की बात हो रही है, हॉब्स जो था ऑब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक था। धीरे धीरे चीजें, जॉन लॉक बढ़े कहे कि सब कुछ राजा का है लेकिन जान नहीं राजा की हो सकती। यहाँ जॉन लॉक जब ये बात कहे, इसके बाद ये शुरू हुआ अनइनहिलेबल राइट्स, अनपहरणीय अधिकार, जिसको वाजपेयी जाकर के बोले थे कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ है, इसको कोई नहीं छीन सकता। तो हॉब्स लॉक, उसके बाद रूसो आता है। रूसो कहता है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। चीज़ें बढ़ती हैं। मैं दो चीज़ कह रहा हूँ, हमेशा किसी भी विचारधारा में दो पक्ष होते हैं, एक होता है आइडियोलॉग, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटर। मार्क्स आइडियोलॉग था, लेनिन इम्प्लीमेंटर रहे। ऐसे ही कहीं भी एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने वाला दूसरा होता है। आज जितना भी हम लोग, जरा सी 32 सीट कम आ गई है कुछ मोदी को, जरा भूल जाइए इसको। इसके पहले का जरा आप जो भी जिस तरह का मतलब ये कन्वर्सेशन हो रहा था, एक बात तो मानेंगे ना कि जो बेसिकली आरएसएस की जो विचारधारा रही है, उसको अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ढंग से अच्छी तरह से इस्तेमाल किया या लागू किया तो वो नरेंद्र मोदी है। इस बात को आप मानिए। इस देश के वामपंथियों को भी, इस देश के ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, जो डीएमके नास्तिक पूरी तरह थी, उनका बेटा ये मैनिफेस्टो में लाता है कि हम तीर्थयात्रियों को घुमाएंगे। आप ये देखिए ना कि सारा का सारा, तो कई बार ये हो चीज़ें होती हैं कि अचानक से कोई एक छोटी सी चीज़ आ जाती है और उसमें ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा हो गया। हालांकि इसके पीछे भी मैं बता दूं, संघ और बीजेपी का एक फायदा है। इस देश का अपोजिशन अब अगले 6 महीने तक इसी में बिजी रहेगा। सबके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे उसकी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है कि हमने बाजी मार ली, और इसी कारण से वो लगातार हारते रहे हैं। आज भी ये संख्या मुझे समझ में नहीं आता है कि कब तक आप दिल को बहलाएंगे कि 99 जो है वो 240 से बड़ी संख्या है। कब तक ये आप कहेंगे? मैं बार बार यही कहता हूं कि 9 तारीख को 2 घटनाएं हुई। मैं फिर आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, एक भारत पाकिस्तान का मैच भी हो रहा था जी। पाकिस्तान ने भारत को 20 ओवर खेलने नहीं दिया, पूरी टीम आउट हो गई 19 ओवर में जी। फिर भी भारत जीत गया। नहीं सुनिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 6 रन से भारत जीत गया। भारत में कोई छाती नहीं पीट रहा है कि हाय हाय क्या हुआ, हमको 20 ओवर खेलने ही नहीं दिया। सब कह रहे हैं जीत गए। पाकिस्तान में सब सर फाड़ रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी बताया जा रहा है कि 99 जो है 240 से बड़ी संख्या है। ये सब मिल करके भी 240 नहीं हुए और सिर्फ 6 का अंतर है। यानी 6 रन से ही बीजेपी जो है ये पूरी मंडली से जीत गई, लेकिन बीजेपी को हारा हुआ मानेंगे। तो ये जो है आप इसी मुगालते में 2029 तक रहिए, 29 तक नहीं। एक चीज बता दूं, देखिए मेरा कहना यह है कि बिल्कुल जो चीज़ें हुई हैं उनकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए, चाहे वो कहते नहीं कहते, लेकिन जो नतीजे आए हैं उस नतीजे से न मोदी संतुष्ट हैं, न मोहन भागवत संतुष्ट हैं, न कोई संतुष्ट होगा जो कोई भी नेता होगा। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो जाती है, हम रियलाइज करते हैं। आदमी अपने को थप्पड़ नहीं मारता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी भूल को याद नहीं करता है, याद करता है। कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है, और मैं फिर कह रहा हूँ 2 चीज़ों का मुकाबला बीजेपी नहीं कर पाई। आत्ममुक्ता में अहंकार था कि हमको तो हर जनता वोट देगी,
मैं फिर कह रहा हूं कि 14, 17, 19, 22 में जो ओबीसी इंटैक्ट था, उस ओबीसी में से अगर एक छोटा सा हिस्सा चला गया और आपको दिखाई नहीं पड़ा, मुझको दिखाई पड़ रहा था। मैंने, ये प्रेम कुमार बैठे हैं, पूछिएगा, रिजल्ट से बहुत पहले मैंने कह दिया था कि ये गड़बड़ होने जा रहा है। होता क्या है कि एक झूठ और एक अफवाह, झूठ है फैलाया गया कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और ये देखिए जो एक गांव की महिला है, वो रहती है, जिसको है उसको इस सब से नहीं मतलब है कि संविधान बदलना क्या होता है। और जो कहा 6 एमपीज ने बीजेपी के कहा कि हम संविधान बदलेंगे, वो बदलने की बात कर रहे थे उत्साह में। नीचे जो जा करके एक एक कार्यकर्ता जो एसपी का है वो बता रहा था कि बाबा की किताब खत्म हो जाएगी। उसके दिमाग में आया, और एक ने कहा कि अगर बाबा की किताब ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे समाज में जी। तो ये जो चीजें रही ना, इसकी काट करनी चाहिए थी। आप बताइए बीजेपी के कितने दलित नेता, कितने ओबीसी नेता गए गांव-गांव घूम करके इसकी काट की? नहीं किया, क्योंकि आपको अति विश्वास था। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, अगर कहीं डेंट भी लगा है गाड़ी में तो मान के चलिए कि लगा है, और वो उसकी कीजिए, लेकिन इस खुशफहमी में कि चूंकि आरएसएस बीजेपी में झगड़ा हो गया है, ये गलतफहमी मत रही है। आरएसएस बीजेपी के झगड़े और इसकी बात करें। हाँ। मैं आपको जो सवाल राकेश जी को मैंने पूछा, इन्होंने जवाब दिया नहीं, इन्होंने किनारे से पतली गली से निकल गए। वही सवाल लेके मैं जाऊंगा अक्कू जी के पास। मैंने सवाल ये किया था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में पहले ना समन्वय बैठक कह लीजिए कि सरकार का एक मंत्री, बड़ा आदमी बैठ के वो बात अपनी रख रहा है, और साथ में जो आरएसएस के लोग हैं वो भी होते थे, और चर्चा करके फिर बात आगे बढ़ाई जाती थी। मेरे पास जो सर जानकारी है उसके मुताबिक पिछले 4-5 सालों में वो परंपरा वो खत्म हो गई है, वो मीटिंग शायद अब नहीं होती। आपके पास क्या जानकारी है? और क्या वो ये नहीं बताता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मोदी शक्तिशाली होते गए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वैसे वैसे उन चीज़ों के बाद लगा कि व्यवस्था मैं अपने हिसाब से तय करूंगा, जरूरी नहीं कि सालों से चली आई परिपाटी और पद्धति ही चलेगी, मैं तय करता हूँ। मिहिर भाई जी, जब तक रामलाल जी संगठन मंत्री थे जी, तब तक मुझे मेरी जानकारी है कि वो सब व्यवस्थाएं या मीटिंग के बिल्कुल दौर होते थे, काम होते थे, चलते थे, लेकिन जेल संतोष के आने के बाद वो शिथिल होती गई। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन शिथिल होती गई। असल में जितना बड़ा नेटवर्क संघ का है, जितना बड़ा वैचारिक और बातचीत और अंदर तक बातचीत का, इनका तो वोट का वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और वो वहाँ जो पल्स होती है, वहाँ की जो भावनाएं होती हैं, वो वहाँ पहुँचाई जाती हैं, और जो चिंताएं होती हैं वो बताई जाती हैं। उसको रोका जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, या क्या करना है, किस तरीके से किया गया जाता है, वो करना चाहिए था, लेकिन वो शायद उतने बड़े स्तर पर ही। और दूसरा, मोदी की छवि इतनी बड़ी बन गई कि उसके आगे शायद जेल संतोष एक बड़ी अपनी तरीके से बात नहीं रख पाए। इसको मैं इस तरीके से भी जोड़ूंगा कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी जब शुरू के दौर में थी, पहले दौर में, उसमें ये बड़ी छूट थी कि आप अपनी बात रखिए। एक यूपी के ही आईएएस अफसर हैं अनिल स्वरूप, रिटायर हो गए, कोयला के सचिव थे, उन्होंने भी कई अपनी बातचीत में ये बताया कि वहाँ प्रमोट किया जाता था आईएएस अफसर्स को, जो कि भाई हाँ आप अपनी बताइए क्या है, कहाँ समस्या हो सकती, कहते हुए सुना जाता था। बाद के दौर में शायद सुनने की प्रक्रिया कम हुई है, ये है। और अगर सुना गया होता तो ये जो 6 व्यक्ति जिनका नाम लिया जा रहा है, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति मिर्जा हो, चाहे वो अनंत कुमार हो, क्या मैसेजिंग के ही तौर पे उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता था? या ये अकल नहीं आ सकती थी? चाहे वो संघ को भी दबाव डालना चाहिए था कि उसी समय कि इस पे क्यों नहीं आप कार्रवाई करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो होना चाहिए था। कुछ जो एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ, तो जो शब्द जिसका इस्तेमाल दोनों ने अपने भाषण बातचीत में की, वो शब्द है अहंकार का। तो ये सुनना इंसान एक स्थिति तब भी आती है जब आदमी को लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सही डायरेक्शन मैं ही ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद वो सुनना बंद कर देता है। ये उसी का एक दूसरे तरह से आप समझिए एक्सप्रेशन नहीं है। ये वहीं पर नहीं है। ये सिर्फ मोदी नाम का एक व्यक्ति, मोदी एक व्यक्ति थोड़ी है, फिर वो अमित शाह भी एक व्यक्ति होंगे, फिर जेपी नड्डा भी एक व्यक्ति होंगे, वो जो योगी भी एक व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये हर जगह की जो संस्थाएं हैं, अगर वो उसी तरीके से काम करने लगेंगी तो दिक्कत होगी। यहाँ अब दिक्कत शायद इस पार्टी में ये होने लग गई थी कि हर आदमी अपनी जगह पर अपने तरीके से काम करना पसंद करता रहा है।
अब हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया हो, जी। तो समय के साथ सुधारा जाएगा। अब जितना सब कुछ कहा सुना जा रहा है तो, लेकिन ये सच है कि अपनी बात रखना, अपना ही ज्ञान बताना, अपने ही ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 80 लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, बातचीत की है, लेकिन क्या वो दो तरफा बातचीत होती है, नहीं होती है, ये भी एक सवाल है। और जब आप दो तरफा बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कुछ सुनेंगे। सुनने की प्रक्रिया कितनी सुनी बताई जाती है, ये एक बड़ा सर। सवाल है। प्रेम कुमार, ये सुनने पे कह रहे कि सुनने की शायद समस्या रहेगी, इसलिए ये दिक्कत हुई। देखिए, दूसरे पक्ष का सवाल आएगा तो होगा कि आप कहाँ विपक्ष का कूड़ा ला के हमारे सामने पेश कर देते हैं, ऐसे बात होती है। तो वो बात सही है कुजी की कि आप इंटरव्यू देते हैं तो दूसरे पक्ष का भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रश्न को ही आप ख़त्म कर दें, तो वो एक प्रश्न बना रहेगा। पर पूरे इस में देखिए, जो जिस सिनेरियो में हम लोग बात कर रहे हैं वो आफ्टर इफेक्ट है, रिजल्ट के बाद का इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट जिस पे बात कर रहे हैं, जो संघ में दिख रहा है। और अपोजिशन को लेकर के, अपोजिशन पर थोड़ी चर्चा रामकृपाल जी ने की है, लेकिन आप सोचिए ना थोड़ा अपोजिशन के बारे में आप कितना निर्मम रहे हैं। अरे किसी समय आप कहते थे कि इंडिया गठबंधन हो ही नहीं सकता है, ये एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्या ममता बनर्जी अखिलेश यादव को, क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी को काम आएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन सब लोग काम आए, सीटों के टर्म्स में नहीं, एकजुटता के टर्म्स में। और वो सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन की, बीजेपी की 240 के आसपास है, 3 उधर से इधर हो जाए तो आंकड़ा बदल जाता है, लगभग बराबर है, फर्क सिर्फ 2 बैसाखियों का है। तो इंडिया गठबंधन ने जो दूरी तय की है अपोजिशन के तौर पर, उसको आप नकार देंगे। अब बोलेंगे 240 और 99 में कौन बड़ा है? अरे 240 जो है रिटार्डिंग है, नीचे की ओर है 303 से, और जो 99 जिसको बोल रहे हैं ये अपवर्ड दिशा में है। और जो पूरा इंडिया गठबंधन का आंकड़ा देखेंगे ना, वो 237 देखिए या 34 है शायद, तो 34 है, 234 और 240 है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इस देश की सियासत बदली है, उन आंकड़ों में देश की सियासत बदली है, अपोजिशन खड़ा हुआ है और एनडीए को एक तगड़ी चुनौती इस रूप में दिखी है। यही तो चिंता का कारण है। केवल बीजेपी का नीचे आना चिंता का कारण नहीं है, उनका कारण है कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे अगर यही इंडिया गठबंधन रह गया तो। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में की है ना बैठक, सारी चीजों को खत्म कर दिया कि हम मिल करके वहां लड़ेंगे, तो वो चिंता है। ये राजनीतिक रूप से हम कह रहे हैं, बीजेपी की चिंता अपने आप को जो नीचे आई है, संघ की भी वही चिंता है कि हम कैसे अपने आप को मजबूत करें, और ये स्थिति आई क्यों। तो यही है समालोचना, यही है। जी प्रेम जी, मेरे पास टाइम की कमी से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आऊंगा उमेश जी के पास। उमेश जी, ये बताइए, जिस तरह से साफ साफ क्लियर शब्दों में अहंकार या मैं की बात सामने आ गई और संघ की तरफ से बीजेपी को बताया गया, आने वाले दिनों में इससे बीजेपी को आपकी नज़र में कितना फायदा होने वाला है ये बताइए। या इसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि 1 के नीचे जो 2nd रैंक के जो लीडर्स हैं वो भी सिर उठा के कुछ बोलने लगेंगे और पार्टी को नुकसान हो जाएगा? देखिए, मैं फिर जोड़ना चाहूँगा, 1996 में जब सरकार बनी थी, 13 दिन की सरकार चली थी, और उसका जब विश्वास मत पर बहस हुई थी तो उसमें सुषमा स्वराज ने कांग्रेस की ओर इंगित करके कहा था कि कहाँ है आपकी 2nd लाइन ऑफ लीडरशिप। तो ये तो देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में उस समय जिस तरह से वो अपनी 2nd लाइन ऑफ लीडरशिप पर गर्व करती थी, इस समय उस तरह से नहीं दिखती है। बीजेपी की बात बिल्कुल, जी, क्योंकि उन्होंने उस समय कांग्रेस पर आरोप लगाया था कहाँ है आपकी 2nd लाइन ऑफ लीडरशिप। मतलब इनके पास 2nd लाइन ऑफ लीडरशिप थी। तो अब समय कम है इसलिए मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि इस बार वो कम दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात हुई है जो मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसमें लोगों ने इसको, खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, ये जो मोहन राव भागवत जी ने जो संकेतों में ये दिया है संदेश, उससे बड़े प्रसन्न है। और कहीं ना कहीं वो जो एक निराशा का भाव दिख रहा था कुछ दिनों पहले तक, उसको वो बदलने में कामयाब हुआ है ये संदेश। और इसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूँ कि एक नया
उत्साह आ रहा है। फिर से लोग अपने अपने ढंग से सोचने लगे हैं कि चलो हमारी बात रखी जाएगी और हम अपने ढंग से, जिसको अक्कू जी कह रहे थे कि सब अपनी अपनी बात करते थे या करने वाले व्यक्ति थे, तो वो करने की एक संभावना हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये उत्साह का संचार हो गया है। और भागवत जी, मैंने कहा अपने पहले वक्तव्य में जिस तरह से कहा था, वो एक सार्थक हस्तक्षेप करते हैं। मुझे लग रहा है कि फिर से उन्होंने हस्तक्षेप किया है और वो पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें दिख रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। जी, तो आज संपादक सम्मेलन में हमारे मेहमान कह रहे कि ये जो संघ की तरफ से जो बयान है एक के बाद एक, ये सार्थक हस्तक्षेप है। तो देखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि ये कितना सार्थक साबित हुआ।